परमुटेशन इज व्हाट? अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन इज व्हाट? सिलेक्शन। अब डिफरेंस क्या है भाई? मैंने बोला था कि अगर मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी और सी, इनको तीन प्लेसेस पे अरेंज करना है, कितने तरीके हो सकते हैं? 6 तरीके हो सकते हैं ना। ए बी सी हो गया, सी बी ए हो गया, और ए सी बी हो गया, बी सी ए हो गया, और ए सी बी, नहीं ए सी बी हो गया, बी ए सी, और सी ए बी। ये 6 तरीके हो गए अरेंज करने के। बट अगर हम बोले तुमको कि इनमें से कोई दो लोगों को अरेंज करना है, क्या करना है? कोई दो लोगों को अरेंज करना है, तो कितने तरीके होंगे? तो भी 6 तरीके होंगे। कोई भी दो लोगों को अरेंज करना है, दो लोगों को अरेंज करना है मतलब दो प्लेसेस हैं, पहले में किसी तीन में से किसी एक को बिठाओगे, फिर दो में से किसी एक को बिठाओगे, टोटल कितने वेज आएंगे? 6। कैसे? हो सकता है ए बी बिठा दो आप, हो सकता है बी सी बिठा दो आप, हो सकता है सी ए बिठा दो आप। ए बी का आप बी ए भी तो कर सकते हो, बी सी का आप सी बी भी कर सकते हो, और सी ए का आप ए सी भी कर सकते हो। 6 तरीके हो गए, है ना। दिस इज अरेंजमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? परमुटेशन। अब जैसे मैंने यहां पर बोला तुमको कि दो लोगों को उठाओ और उनको अरेंज करो, उनको सिटिंग अरेंजमेंट बिठाओ, तो हमने अरेंजमेंट कर दिया, मतलब हमने क्या किया? परमुटेशन किया। बट अगर मैं बोलूं कि सिलेक्ट टू पर्सन फ्रॉम देम, इन लोगों में से दो लोगों को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके आएंगे? सिर्फ सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट नहीं करना है। तो मैंने दो लोग सिलेक्ट किए, ए और बी, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं? सिलेक्शन कर रहे हैं। तो सिलेक्शन मैंने किया ए और बी का, फिर साथ में हो सकता है बी और सी आ जाए, फिर सी और ए। मैंने अरेंज किया क्या? भाई ए और बी उठा लिए, दो लोग ही है ना। दूसरी बार भी अगर मैं उठा रहा हूं, अरेंज अरेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सिलेक्ट कर रहा हूं, तो अभी भी बी और ए सिलेक्ट किया है, अभी भी बी और ए सिलेक्ट किया, तो ये तो दो बार आ गया। सिलेक्शन में हम कितनी बार लिखेंगे? सिर्फ उसको एक ही बार। तो हमने ए और बी को सिलेक्ट कर लिया, बी और सी को सिलेक्ट कर लिया, और सी और ए को सिलेक्ट कर दिया। टोटल कितने वेज आ गए? 3। तो इसी सेम क्वेश्चन में हमने बोला दो लोगों को अरेंज करो, कितने तरीके हो गए? 6। दो लोगों को सिलेक्ट करो, कितने तरीके हो गए? 3। क्लियर है? सिलेक्शन और अरेंजमेंट में डिफरेंस है। सिलेक्शन मतलब आप सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हो, अरेंज नहीं कर रहे हो। मैंने ए बी का बी ए भी किया था अरेंजमेंट में, दोनों अलग अलग चीजें हो गई। बट सिलेक्शन में आपने ए उठा लिया, बी उठा लिया, पहले बी उठा लो ए उठा लो, उठाए तो दोनों ही लोग ना, ए और बी, तो अल्टीमेटली हो गई वो एक ही चीज। तो एक चीज हो गई बी सी उठा लो, या पहले सी उठा लो फिर बी उठा लो, तो भी उठाया क्या आपने? बी और सी, या सी और बी, तो वो भी एक ही चीज है। फिर आपने सी उठा लिया, ए उठा लिया, या फिर ए और सी उठा लो, वो भी क्या है? एक ही चीज है अल्टीमेटली। सिलेक्शन में उसको हम बार बार रिपीट नहीं करते। थैंक यू सो मच। समझ में आ गया तुम लोग को? आगे बढ़े, सिलेक्शन में और डीप में जाए अब। क्लियर है ना सिलेक्शन? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ता है। फॉर्मूला क्या था भाई अरेंजमेंट का? परमुटेशन का फॉर्मूला क्या था? NPR। याद है कि नहीं? क्या फॉर्मूला था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट अ टाइम। कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए? n, और उनमें से एट अ टाइम हम कितनों को यूज कर रहे हैं? r। तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? NCR। द नंबर ऑफ n डिफरेंट, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, वहां पर अरेंजमेंट था, ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? NCR। P किसको रिप्रेजेंट करता है? परमुटेशन को। C किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉम्बिनेशन को। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। सेम दिखाई दे रहा है? ये भी क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर। ये भी क्या है? n माइनस n अपॉन n माइनस आर। बस इसके साथ में एक और क्या आ जाता है डिनोमिनेटर में? r फैक्टोरियल आ जाता है। तो दोनों है अल्टीमेटली क्या? सेम। बस इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है? r फैक्टोरियल आ जाता है एक्स्ट्रा। क्लियर है? सो एनसीआर हमारे पास होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। आप तीन में से दो चीजें सेलेक्ट कर रहे हो, तो उसका आंसर कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा, चेक करो। अभी इसका हमने किया था परमुटेशन से, तो आया था आंसर 6। 6 कॉम्बिनेशन, 6 परमुटेशन बने थे। अभी इसके अरेंजमेंट्स, इसके अगर कॉम्बिनेशन चेक करें, तो हमारे पास n कितना था इस केस में? 3। मैंने कितने चूज करने को बोले? 2। फॉर्मूला लगाओ NCR।
एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और साथ में एक और क्या आ जाएगा, आर फैक्टोरियल। एन क्या है, 3 फैक्टोरियल। आर क्या है, 2 फैक्टोरियल। एन माइनस आर मतलब 3 - 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करो, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या बचा, 3 × 2 × 1। नीचे आ गया 2 × 1, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, सिर्फ 3। तो 3 तरीके आ गए। क्लियर है। तो अगर मैंने यहाँ पर बोला होता 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको 2 तरीकों 2 ऑब्जेक्ट्स उठाने हैं और उनको अरेंज करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एनपीआर। हम सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, कॉम्बिनेशन एनसीआर। क्लियर है। डिफरेंस बहुत तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां पर परमुटेशन की बात हो रही है, कहां पर सिलेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इससे कुछ चीजें हम डिराइव कर सकते हैं, ध्यान दो, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। इससे हम कुछ चीजें डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि एनसीआर तो है मेरे पास फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल, अगर मैं 1/r फैक्टोरियल को अलग करूं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल किसका फॉर्मूला होता है, एनपीआर का फॉर्मूला होता है। तो एनसीआर इज व्हाट, 1/r ऑफ एनपीआर। ये आपका एमसीक्यू में बन सकता है कि एनसीआर क्या है, 1/r फैक्टोरियल है किसका, एनपीआर। या फिर यहां से बना लो कि r फैक्टोरियल इंटू एनसीआर किसके इक्वल होता है, एनपीआर। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि आपके पास एनपीआर गिवन है, एनसीआर निकाल के दिखाओ, आर की वैल्यू ये है, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और डायरेक्टली आंसर निकालोगे, भले आपके पास एन की वैल्यू पता हो या ना पता हो। आर पता होगा, आप डायरेक्टली वैल्यू इसके निकाल के दे सकते हो, अगर ये रिलेशन याद होगा तो ही। क्लियर है, समझ में आ गया। नहीं तो फिर फॉर्मूले पुट करने पड़ेंगे, कैंसल आउट करना पड़ेगा, तब जाके आंसर मिलेगा। क्लियर है ये रिलेशन, आगे बढ़े। ठीक है, इतना नोट करो पहले, फिर इनके थ्योरम्स करते हैं। ध्यान दो, आपके पास थ्योरम वन में तीन स्टेटमेंट्स गिवन है। पहला स्टेटमेंट है कि एनसीआर, यहां ध्यान दो, एनसीआर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एन, n-1, n-2 अप टू आर फैक्टर्स। आर फैक्टर्स मतलब ये हो गया एक बार, ये हो गया 2 बार, ये हो गया 3 बार, तो आर्थ फैक्टर क्या होगा, आर्थ फैक्टर क्या होगा, n-r+1। आ रही बात समझ में। अब मुझे ये बताओ कि एन, इसको प्रूफ कैसे करें। एनसीआर क्या होता है, एलएचएस उठाते हैं, एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, साथ में क्या आ जाता है, आर फैक्टोरियल। अब मैं एन को कहां तक एक्सपेंड कर सकता हूं, कहीं तक भी, कहीं पर भी रोक सकते हैं। एन, n-1, n-2, n-3, n-4। क्या मैं एन को n-r फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर सकता हूं क्या, क्योंकि उससे छोटी वैल्यू है तो हम वहां तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख लूंगा क्या, एन फैक्टोरियल एन, n-1, n-2, n-3, और हमने कहां तक एक्सपेंड कर दिया इसको, n-r फैक्टोरियल पे हमने जाके रोक दिया। सिंप्लीफाई किया तो नीचे बचा n-r फैक्टोरियल, इससे ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो बच क्या गया मेरे पास, n, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन, कहां तक n माइनस। अब इससे पहले भी तो एक टर्म बची होगी ना, वो टर्म क्या रही होगी, n-r+1, है ना। तो हमारी आर्थ टर्म देखो, n-r+1, -1 लिखा है मैंने यहाँ पे, n-r+1 हमारी क्या है, आर्थ फैक्टर है। और नीचे क्या बच रहा है, आर फैक्टोरियल। और ये मुझे प्रूफ करना था, ये प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, बोला जाएगा कि ये कोरोलरी प्रूफ करके दिखाओ, ये प्रूफ करके दिखाओ, है ना। ये तो छोटे हैं दोनों, ये नहीं आएंगे, बट ये आ सकता है ना, अगर क्लास में तुमको करवाया है तो समझ में आया ना। एन फैक्टोरियल को हमने n-r तक खोला, n-r से n-r कैंसिल आउट हो गया। उसके पहली जो टर्म है वो क्या है, अप टू आर फैक्टर्स। तो इसके अगली स्टेटमेंट में लिख लेना कि एनसीआर इज n, n-1, n-2 अप टू आर फैक्टर्स और अपॉन में आर फैक्टोरियल। इसकी बात करते हैं भाई एनसीएन। तो एनसीआर क्या होता है, एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, आर की जगह पर क्या है, एन, और साथ में n-r, तो n-n फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 1/0 फैक्टोरियल। और 1/0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होता है 1, 1/1 इज व्हाट, 1। ये तो मुझे प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। याद रखो एनसीएन क्या होता है, 1। और पी, एनपीएन क्या था, एनपीएन क्या था, एन फैक्टोरियल, बट एनसीएन क्या है, 1। फिर हमें प्रूफ करना है ये चीज को, कैसे प्रूफ करें भाई, एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीएन-आर। तो आरएचएस सिंप्लीफाई करते हैं, आरएचएस सिंप्लीफाई करो या फिर आप एलएचएस सिंप्लीफाई करो। बुक में क्या सिंप्लीफाई किया हुआ है,
आरएचएस सिंप्लीफाई किया हुआ है। देखो आरएचएस सिंप्लीफाई करते हैं, एन सी एन माइनस आर, क्या फॉर्मूला होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल रहेगा। फिर आता है एन माइनस आर, तो एन माइनस आर, आर क्या है, ये माइनस का हो जाएगा और ये जो है वो प्लस का आर हो जाएगा, एन फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करो और एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस एन कट गया, क्या बचा, आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला बन गया वापस से, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, किसका फॉर्मूला बन गया, एन सी आर का, और ये मुझे प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्लियर हुआ। थ्योरम वन की तीनों बातें दिमाग में बैठा लेना। एनसीएन क्या होता है, वन। एनसीआर को आप एनसी एन माइनस आर लिख सकते हो, ये कहां पर काम आएगा वो समझो। मान लो मेरे पास लिखा हुआ है, इसकी जब हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे तुमको तब समझ में आएगा कि हम क्यों ऐसा करेंगे, किस जगह पे इसका यूज करेंगे। अब जैसे मैंने बताया था एनपीआर है, मान लो 5p2 है, तो आप 5 को दो बार एक्सपैंड कर दो, है ना। कॉम्बिनेशन की भी ऐसी एक ट्रिक होती है, वो भी बताऊंगा। अभी फिलहाल मान लो यही ट्रिक है कि 5 को मुझे दो बार एक्सपैंड करना है। मान लो तुम्हारे पास ऐसा आ गया 100C99, 100C99, तो क्या आप 100 को 99 टाइम्स एक्सपैंड करोगे, नहीं। तो मेहनत वाला काम हो जाएगा, पूरा वही हो जाएगा कुल मिला के, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एनसीआर को मैं क्या लिख सकता हूं, एनसी एन माइनस आर, मतलब 100C 100 - 99, क्योंकि अभी प्रूफ किया दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो एनसीआर को मैंने क्या लिख लिया, एनसी एन माइनस आर। अब मेरा काम क्या हो गया, इजी हो गया, क्या बचा नीचे, वन। एनसी है वन, मतलब 100 को सिर्फ एक ही बार खोलना है, तो क्या आंसर क्या आ गया, 100 आ गया। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो इसको हम तब यूज करेंगे जब हमारा एन और आर बहुत क्लोज हो, उनमें ज्यादा डिफरेंस ना हो, तो उसमें डिफरेंस बड़ा करने के लिए, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, नीचे नंबर छोटा आ जाए, इसलिए हम कौन सा वाला फॉर्मुला यूज करते हैं, ये एनसीआर लिखो चाहे एनसी एन माइनस आर लिखो, दोनों में वैल्यू क्या आने वाली है, सेम ही मिलने वाली है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं थ्योरम टू पे। देखो कोरोलरी टू में क्या गिवन है, बोला गया है एनसीए इज इक्वल्स टू एनसीबी। अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज दैट कि आपका ए आपस में इक्वल होगा बी के, या फिर आपका ए प्लस बी इक्वल होगा एन के। अब इसको कैसे प्रूफ करें, ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर, थ्योरम बोल रही है कि अगर आपने एनसीए और एनसीबी इक्वल लिखा हुआ है, तो यहां से डायरेक्टली ये तो दिख रहा है भाई, ए और बी आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल। ये चीज कहां से, ध्यान से देखो। मुझे पता है कि एनसीए और एनसीबी इक्वल है, तो देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू बी, यहां से तो आ गया कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ आर। बट अभी अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी कि एन सी आर को मैं एन सी एन माइनस आर भी लिख सकता हूं, है कि नहीं। तो अगर मैं एन सी ए ऐसे ही लिखूं, इसको अगर चेंज कर दूं, एन सी एन माइनस आर की जगह बी है, तो एन माइनस बी। अब अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को, तो ए इक्वल्स टू एन माइनस बी आता है, ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या आता है, एन आता है। तो इसका मतलब जब भी आपके पास ऐसी कोई कंडीशन गिवन होगी, तो आप दो चीजें कंसिडर करोगे हमेशा, क्या, कि ए इज डायरेक्टली इक्वल्स टू बी, या फिर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एन। कोई भी एक कंडीशन छोड़ दी, मतलब आपने एक आंसर छोड़ दिया, है ना। दो आंसर्स पॉसिबल हैं, कैसे हैं, कि ए और बी आपस में इक्वल हो सकता है। अगर ये कंडीशन पॉसिबल नहीं, मान लो दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, ए प्लस बी इक्वल्स टू एन लगाएंगे। तो दोनों वैल्यूज चेक करके, चेक करना तुम्हारी पॉसिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ए और बी इक्वल तो होगा, बट दूसरे केस में ए प्लस बी इक्वल्स टू एन भी होगा। वो कैसे आया हो, वो हमने यहां पर निकाल कर दिखा दिया। क्लियर है, समझ में आया। देखो ध्यान दो, तीसरी थ्योरम क्या है कि एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली एन प्लस वन सी आर। ये हम यूज कहां करेंगे, अगर कहीं पैटर्न ऐसा दिख जा रहा है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। क्या पैटर्न है समझो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं इसको, 5C3, आर की जगह 3 रखा है, प्लस 5C3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। तो ऐसा अगर पैटर्न दिखाई दे रहा है, दोनों का एन सेम है, दोनों का जो आर है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, एक का है, भले कोई भी पहले लिखा हो कोई भी बाद में लिखा हो, क्योंकि एडिशन में। तो 5C3 प्लस 5C2, ऐसे 10C5 प्लस 10C4, ऐसा कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो अब आप ये चीज यूज कर सकते हो। इसका डायरेक्टली आंसर, दोनों का अलग अलग से निकाल के ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसका आप डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हो,
n+1 मतलब 5+1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। और सी आर, आर क्या था, जो छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास, छोटी जो जो बड़ी वैल्यू है दैट इज आर विच इज 3। तो 6c3 आप डायरेक्टली निकाल लो। ये दोनों अलग अलग से निकाल के आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्या किया, पैटर्न दिखा, 5c3 5c2 दोनों में आर में एक का डिफरेंस है, तो आप डायरेक्टली क्या कर दो, एन में +1 कर दो और जो बड़ी वैल्यू थी आर की वो लिख लो नीचे। क्लियर है, ये है थ्योरम का यूज। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, सबसे पहले देखते हैं, मुझे चाहिए क्या, इसको सिंप्लीफाई करके ये लाना है, तो इसको भी सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं। आरएचएस में है क्या, आरएचएस है n+1 सी आर, सिंप्लीफाई करें तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, मतलब n माइनस आर फैक्टोरियल, और साथ में क्या आता है आर फैक्टोरियल। ये मुझे प्रूफ करना है, किसको लेके आना है ऐसा, एलएचएस को सिंप्लीफाई करते करते हमको ऐसा बनाना है। कैसे करें भाई, एलएचएस है हमारे पास एनसीआर प्लस NCR-1, सिंप्लीफाई करो, एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, साथ में n माइनस आर फैक्टोरियल, प्लस NCR-1 तो n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल मतलब r-1 फैक्टोरियल, और n माइनस आर, n माइनस आर तो r माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा। ये आ गया। अब सिंप्लीफाई करो, क्या क्या कट रहा है, n फैक्टोरियल में कहां से, n फैक्टोरियल तो दोनों में कॉमन है, और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, हम r-1 फैक्टोरियल कॉमन लिख सकते हैं। देखो यहाँ r है, क्या मैं r को r-1 तक एक्सपेंड कर सकता हूँ, कर सकते हैं। यहाँ पर n-r+1 है, क्या इसको अगली, इसकी अगली टर्म क्या होगी, n-r, क्योंकि -1 हो जाता है तो n-1, n-r यहाँ पर है, यहाँ पर मैं r-1 तक लेके जा सकता हूँ ताकि कॉमन आ जाए। r को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, r r-1 फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल एज इट इज, प्लस n फैक्टोरियल अपॉन में क्या है r-1 फैक्टोरियल। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो n-r+1, और अगली टर्म क्या होगी n-r फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल न्यूमरेटर में से कॉमन आ रहा है दोनों में, r-1 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में से कॉमन आ गया, n-r फैक्टोरियल दोनों के डिनोमिनेटर में से कॉमन आ गया। बचा क्या क्या, यहां बच गया 1, r बच गया, ये दोनों तो कॉमन आ गए, सिर्फ क्या बचा यहाँ पर r, n फैक्टोरियल तो बाहर आ गया, 1 चला गया, r-1 भी बाहर आ गया, n-r भी बाहर आ गया, क्या बचा n-r+1। सिंप्लीफाई करते हैं, n r-1 फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल, और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, r n-r+1, यहाँ पर एलसीएम में आ जाएगा n-r+1, और यहाँ पर आ जाएगा +r, +r-r कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या अब तुम्हारे पास, n फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल, और यहां बच चुका है n+1, और डिनोमिनेटर में है r n-r+1। अब देखो और सिंप्लीफिकेशन यहां पर पॉसिबल नहीं है, हमें बनाना है इसकी तरह, तो मुझे न्यूमरेटर में से n+1 फैक्टोरियल बन रहा है क्या, n इंटू n+1 क्या बनाएगा, n+1 फैक्टोरियल को अगर मैं खोलूं तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, n+1 इंटू n फैक्टोरियल, कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर वही चीज तो दिखाई दे रही है, n+1 इंटू n फैक्टोरियल, इसको मैं कुल मिला के क्या लिख सकता हूँ, n+1 का फैक्टोरियल, क्योंकि सिंप्लीफाई करोगे तो भी सेम चीज मिलेगी। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल कैसे मिलेगा, r इंटू r-1 फैक्टोरियल, ये क्या बन जाएगा r फैक्टोरियल। अरे बात समझ में, अगर मैं r फैक्टोरियल सिंप्लीफाई करूं तो r इंटू r-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं कि नहीं, तो यहाँ पर भी तो है r इंटू r-1 फैक्टोरियल, ये क्या बन जाएगा r फैक्टोरियल। इसके लिए मुझे चाहिए n+1 -r तो है, इसके साथ क्या है n-r फैक्टोरियल। तो क्या मैं n-r+1 फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकता हूं, n-r+1 और n-r फैक्टोरियल। आ रही चीज समझ में, हमने यहाँ पर एक्सपैंड किया था, यहाँ पर उसी को आपस से हमें कंपेयर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर n-r फैक्टोरियल और n-r+1 क्या बना रहा है, n-r+1 का फैक्टोरियल, और ये आ गया हमारे पास LHS, सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। आया समझ में, सिंप्लीफाई करते गए, जो चाहिए था वो बनाते गए, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करने को आ सकता है ना, बहुत ध्यान से नोट करना समझ समझ के, और कहीं नहीं समझ में आए तो पूछो।
एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। पहला है 15 C11। क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। एन की जगह पर क्या है और आर की जगह पर क्या है? 11। मुझे पता है भाई एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, साथ में आर फैक्टोरियल। सो एन फैक्टोरियल मतलब 15 फैक्टोरियल, एन माइनस आर मतलब 15 माइनस 11 फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल दैट मीन्स 11 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 15 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल। क्या मैं 15 को 11 तक एक्सपैंड कर सकता हूँ? करो। 15, 14, 13, 12 और 11 फैक्टोरियल। नीचे 4 को भी एक्सपेंड कर दो, 4, 3, 2, 1, और 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैंसिल आउट कर सकते हो तुम कैसे? 4 3 से 12 कैंसिल आउट कर दिया हमने, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो बचा क्या? 15 इंटू 7 इंटू 13। इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा 136165। ये आ गया आंसर। अब जैसे हमने परम्यूटेशन की शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक सुन लें भाई, ध्यान दे सब लोग। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है कि अगर मुझे कॉम्बिनेशन निकालना है ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस में हम बार बार इतना इसी चीज के लिए इतना सब कुछ नहीं करने वाले हैं। मैंने अभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया इसमें कि एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एन आर फैक्टोरियल। बट अब शॉर्ट ट्रिक से हम तुमको एक्सपैंड करना आना चाहिए कि एनसीआर को कैसे एक्सपैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी को करते हैं। मेरे पास है 15C11। तो देखा जाए अगर एक छोटा सा नंबर लें, 5C2 लेते हैं। ध्यान दो क्या लिया मैंने, 5C2। इसको शॉर्ट ट्रिक से मुझे एक्सपैंड करना है। फॉर्मुले से करूंगा तो मुझे करना पड़ेगा 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, साथ में 2 फैक्टोरियल, फिर इसको सिंप्लीफाई करो। बट शॉर्ट ट्रिक में हम ऐसा नहीं करेंगे। शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करेंगे? क्या है एन? 5, नीचे क्या है? 2। 5 को कितनी बार एक्सपैंड कर दो? 2 बार। क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4। नीचे भी एक्सपैंड करना पड़ेगा, नीचे क्या लिखा हुआ है? 2, तो 2 को एक्सपैंड कर दो। परमुटेशन में हम क्या करते थे? 5p2 लिखा हुआ है तो हम सिर्फ 5 को 2 बार एक्सपैंड कर देते थे डिनोमिनेटर में। हाँ, एक्सपैंड कैसे करते हैं 5 फैक्टोरियल को? 5 4 3 2 1। कितनी बार एक्सपैंड करना है? मान लो 5p3 होता था तो हम क्या करते थे? 5 को 3 बार एक्सपेंड कर दो, 5 4, ये आंसर मिल जाएगा। कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है? 5 को 2 बार तो एक्सपैंड करना ही है, साथ में डिनोमिनेटर में जो है उसको पूरा का पूरा एक्सपैंड कर देना है। मान लो 5c3 है तो मैं क्या करूंगा? 5 4 3 और डिनोमिनेटर में 3 2 1। 3 को भी हमने एक्सपैंड कर दिया, 5 को हमने 3 बार एक्सपैंड कर दिया। अभी जो हमने क्वेश्चन किया इसको शॉर्ट ट्रिक से करें अगर, 15C11। अब क्या मैं 15 को 11 टाइम्स ओपन करूंगा क्या? नहीं। अभी अभी हमने एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी कि यहां पर थ्योरम था 15 NCR है तो आप उसको NC n-R लिख सकते हो, है कि नहीं? तो ये क्या बन गया आपका? 15C4। अब क्या करना है? शॉर्ट ट्रिक लगाओ। 15 को 4 बार एक्सपैंड करो, 15 14 13 12। नीचे 4 है तो 4 को भी एक्सपैंड कर दो, 4 3 2 1। 4 3 से 12 कैंसिल आउट हो गया, 2 7। देखो सेम चीज बन गई। 15 7 13, यहां पर भी क्या बच रहा है? 15 7 13। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 1365। क्लियर है? तो शॉर्ट ट्रिक से भी आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो भी समझ में आना चाहिए। नोट करो और इसके दोनों पार्ट्स करके दिखाओ। एक्सरसाइज 7.5 एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं पहले। एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट बताओ क्या है? NC5 इक्वल्स NC7। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, कि अगर NCA इक्वल्स टू NCB है तो आप इसका मतलब क्या बोल सकते हो? दिस इंप्लाइज दैट इज A इक्वल्स टू B, या फिर A प्लस बी किसके इक्वल होगा? N के इक्वल। तो आपको दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी इसमें। चेक करो भाई, A और B इक्वल है मतलब 5 इक्वल्स टू 7। पॉसिबल है क्या? नहीं है। A इक्वल्स टू B तो फेल हो गया। बाकी क्या बचा हमारे पास? A प्लस बी इक्वल्स टू N। A प्लस बी मतलब 5 प्लस 7 इक्वल्स टू N, तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 12। क्लियर है? ये इसमें से भी अगर n आ जाता तो n की 2 वैल्यूज पॉसिबल थी, बट यहां पर हमारे पास ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, बस n की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिर्फ 12। सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं भाई। सेकेंड पार्ट क्या है? 16 n+2c8 57 n-2 p 4। तो देखो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है हमको,
और कुछ भी नहीं, 16 एज इट इज। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 57 एज इट इज, इसका फॉर्म, अच्छा इसके साथ एक और क्या आता है? आर फैक्टोरियल, दैट इज 8 फैक्टोरियल। ये होता है एन फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। आर क्या है? 4। क्लियर है? अब देखना ये है हम किसको कहां तक एक्सपेंड कर सकते हैं और कितना कैंसिल आउट कर सकते हैं। पहले सिंप्लीफाई कर लो। ये हो जाएगा 16 एन प्लस 2 फैक्टोरियल, या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, प्लस 2 माइनस 8 क्या हो जाएगा? एन माइनस 6 फैक्टोरियल। 57 एन माइनस 2 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा एन माइनस 6 फैक्टोरियल। अब बताओ किसको हम कहां तक एक्सपेंड कर सकते हैं? एन माइनस 6 फैक्टोरियल दोनों के डिनोमिनेटर में है, ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। बचा क्या? एन प्लस टू एन माइनस टू। अब तो किसको कहां तक एक्सपेंड करोगे? एन प्लस टू को एक्सपेंड करें कि एन माइनस टू को एक्सपेंड करें? एन प्लस टू को। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 16 एन प्लस टू, एन प्लस वन, फिर आएगा एन, फिर आएगा एन माइनस वन, फिर आएगा एन माइनस टू, और वहां पर हम इसको रोक देंगे। 8 फैक्टोरियल को मैं यहां भेज रहा हूँ, 8 फैक्टोरियल इंटू 57, और यहाँ बचा है हमारे पास एन माइनस टू फैक्टोरियल, जो कि क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। सो मेरे पास है एन प्लस टू एन माइनस वन एन प्लस वन एन एन माइनस वन इक्वल्स टू 8। उसको एक्सपैंड कर देते हैं से 8 7 6 5 4 3 2 1, और साथ में है 57, और डिवीजन में आ जाएगा 16। सो 8 टू जा 16, तो आपका कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या है उसके बारे में देखते हैं। अब देखो यहां पर कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा जिसकी पावर क्या होगी? डिग्री क्या होगी? 4 होगी। अब उसको तो ना हमें फैक्टराइज करना आता है, ना कुछ करना आता है, ना ही हमारे इक्वल्स टू में क्या है? 0 है कि हम एक एक करके सबको 0 के इक्वल रखें। अब करना क्या पड़ेगा भाई? कंपैरिजन वाला मेथड जो मैंने एग्जांपल में बताया था। क्या यहाँ पर ऐसे चार नंबर्स बनाओ जो कॉन्जिक्यूटिव हो, एक कम होता जाए या फिर एक बढ़ता जाए। तो हमें देखना है 57 के फैक्टर्स हो सकते हैं क्या? 57 को लिख लो और एक्सपैंड करके, 7 6 5 4 3 तो है आपके पास। 57 को आप एक्सपैंड करके क्या लिख सकते हो? 3 से डिविजिबल है 19, और इसको आप 3 लिख सकते हो। अब देखो 19 तो एक साफ साफ दिख गया, इसके आसपास की वैल्यूज ढूंढो। 20 बन रहा है क्या? 5 4 जा 20 बन गया। 21 बन रहा है क्या? 7 3 जा 21 बन गया। क्या बन रहा है? 6 3 जा 18 बन गया। तो हमारे पास नंबर्स क्या क्या है? एन प्लस टू, एन प्लस वन, एन और एन माइनस वन। नंबर छोटे होते जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा नंबर हम आगे लिखेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या था? 21, 20, 19 और 18। ये चार नंबर्स आ गए। किसी को भी कंपेयर कर लो। ऑन कंपेयरिंग सबसे इजी आंसर क्या कौन देगा? एन कंपेयर करने पे देगा। एन किसके इक्वल है? 19। क्लियर हुआ? अब इसका थर्ड पार्ट ट्राई कर लेना। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। नोट कर लो, इसको नोट करना है तो इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जाम्पल। एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दिया था तुम लोग को, हो गया था ना क्वेश्चन 2? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। देखो सिमिलर क्वेश्चन है अभी जैसा हमने किया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है बोलो? 35c n plus 7 equals 35c 4 4n minus 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ n। अब हमारे पास ये चीज गिवन है, हमें क्या फाइंड फाइंड आउट करना है? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फॉर्मूला लगाओगे क्या पूरा? तो एनसीआर का हम फॉर्मूला लगा दें क्या? तो क्या करना चाहिए? आइडेंटिटी दिखाई दे रही है? कौन सी वाली? एनसीए इक्वल्स टू एनसीबी। ध्यान दो कौन सी आइडेंटिटी है? एनसीए इक्वल्स टू एनसीबी, कल पढ़ा था हमने। यहां पर अगर ऐसा कुछ है तो हमारा ए और बी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। या फिर मैं बोल सकता हूं कि ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन। तो ये दो चीजें आपकी एग्जिस्ट कर सकती हैं। क्या यहाँ पर दोनों का एन सेम है क्या? सेम है, मतलब ए और बी, ए दोनों चीजें हो गई। तो मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूं। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू बी, दैट मींस एन प्लस 7 इज इक्वल्स टू 4n माइनस 2। एक तो यहां से वैल्यू आ जाएगी, दूसरी वैल्यू कहां से आएगी? ए प्लस बी इक्वल्स टू एन, क्योंकि दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं।
एन मतलब क्या है इस केस में? 35, है ना? ए प्लस बी इक्वल्स टू एन मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू 35। सिंप्लीफाई करो, 3n इक्वल्स टू 9, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। यहाँ पे ए प्लस बी, ए इज वॉट? एन प्लस 7, बी इज वॉट? 4n माइनस 2 इक्वल्स टू क्या है? 35। एन प्लस 4n क्या हो जाएगा? 5n प्लस 5 इक्वल्स टू 35। सो 5n इक्वल्स टू हो जाएगा 30, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। एन की दो वैल्यूज आ रही है क्या? 3 और 6। क्या दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं क्या? चेक करना पड़ेगा। एन की वैल्यू 3 डालें तो 3 प्लस 7 10, इससे छोटा है। 6 डाले तो 6 प्लस 7, ये भी तो छोटा है यार, यहाँ तो ठीक आ रहा है, इसके चेक करते हैं। 4 3 जा 12, 12 माइनस 2 10, छोटा आ रहा है, ठीक है। 6 4 जा 24 माइनस 2, ये भी क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है ना? क्या यहाँ पर दोनों सेम वैल्यूज दे रहा है क्या? दोनों सेम वैल्यूज दे रहा है क्या? कैसे? ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर 3 रख रहा हूं तो 3 प्लस 7 कितना आ रहा है? 10। उधर क्या आ रहा है? 12 माइनस 2 10। इस तरफ अगर 6 रख रहे हैं तो 6 प्लस 7 कितना आ रहा है? 13। इस तरफ 6 रख रहे हैं तो 6 4 जा 24 माइनस 2 क्या आ रहा है? 22। क्या दोनों आपस में इक्वल है क्या? दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं क्या? समझो समझो क्या कहना चाह रहे हैं। 35 अगर मैं 3 रख रहा हूं तो 35c 10 बन रहा है। यहां पर भी क्या बन रहा है? 35c, 3 4 जा 12 माइनस 2 10। भाई ये दोनों तो आपस में इक्वल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 6 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है? 35c एन प्लस 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 13। और इस तरफ आ रहा है 35c, 4 6 24 माइनस 2 कितना हो गया? 22। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? कैसे हैं? क्या मैं एनसीआर को एनसी एन माइनस आर लिख सकता हूँ? याद है कि नहीं? 35c 35 माइनस 22 लिख सकते हैं कि नहीं? 35 माइनस 22 कितना हो जाएगा? 13। तो दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब एन की दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। सो एन कैन बी 3 एज वेल एज एन कैन बी 6। ठीक है, तो एन की दो वैल्यूज है, हमने पुट करके वेरीफाई भी कर लिया, दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं। सो एन इज 6 एंड एन इज 3। आया समझ? बुक में आंसर चेक करो, दोनों पार्ट्स गिवन है ना। फोर्थ बताओ क्या है? NC10 इक्वल्स NC12, फाइंड NC3। ध्यान दो, सबसे पहला तो फोकस ये होना चाहिए आपको, n की वैल्यू पता करनी है। क्या मैं अभी सेम वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या? दोनों का n तो सेम है, a और b ये हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर यूजिंग द सेम फॉर्मूला a कैन बी इक्वल्स टू b, या फिर a प्लस बी कैन बी इक्वल्स टू n। अभी मुझे a और b इक्वल मिल रहा है क्या? नहीं, तो ये वाली कंडीशन तो पॉसिबल नहीं। इसको चेक करते हैं। a प्लस बी मतलब 10 प्लस 12 इज वॉट? n कितना आ गया? 22। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? 22c3। देयरफॉर NC3 मतलब क्या हो गया? 22c3, क्योंकि मैं n निकाल चुका हूं, 22 आ चुका है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो पूरा फॉर्मूला लगाओ, एक तो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी। पूरा फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? 22 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और साथ में आता है r फैक्टोरियल विच इज 3 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? 22 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा आपका 19 फैक्टोरियल, और 3 2 1 हमने सिंप्लीफाई कर दिया। इसको मैं एक्सपांड कर सकता हूं कहां तक? 19 तक, तो हो जाएगा 22 21 20 और 19 फैक्टोरियल। नीचे है 19 फैक्टोरियल और 3 इंटू 2। 19 फैक्टोरियल तो कट गया, ये क्या है? 20, है ना? इसको कैंसिल आउट करेंगे, हो जाएगा 10, और ये कटेगा 7। तो हमारे पास आ जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 10, है ना? 22 इंटू 7 करेंगे तो मिलेगा 154, 1540 आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, नीचे 7 नहीं, वो 2 था, ठीक है, 1540 आंसर आ गया। ये तो हो गया फॉर्मूला यूज करके हमने निकाला, है ना? अगर हम डायरेक्टली करते हैं इसको 22c3 को शॉर्ट फॉर्म से, क्या कहता है? 22c3 है तो 22 को 3 बार एक्सपैंड कर दो, 22 21 और 20। नीचे जो भी लिखा हुआ है उसको भी एक्सपैंड कर दो, 3 2 और 1। सिंप्लीफाई कर लो, 3 से ये कटेगा तुम्हारा 7 टाइम्स, 2 से ये कटेगा 10 टाइम्स, आंसर कितना आ गया? 22 इंटू 7 इंटू 10 विच इज 1540, है ना? तो शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हो, पूरा फॉर्मूला लगाना चाहो फॉर्मूला भी लगा सकते हो। एक और पार्ट है, बताओ इसका सेकंड पार्ट। 16 सी आर, 16 सी आर प्लस 2 आर सी 4।
तो आपको आर की वैल्यू पहले निकालनी है, फिर RC4 की हम वैल्यू निकाल के दे देंगे। क्या यहां पर सेम फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या? क्यों? क्योंकि दोनों का एन सेम है। एन सेम है मतलब ए और बी हो गया हमारा आर और ये R+2। देयरफॉर यूजिंग द सेम फॉर्मूला आर कैन बी इक्वल्स टू, लिख लो, ए कैन बी इक्वल्स टू बी और ए प्लस बी कैन बी इक्वल्स टू एन। ए और बी इक्वल है मतलब आर इक्वल्स टू R+2, ए प्लस बी इक्वल्स टू एन है मतलब R+R+2 इक्वल्स टू एन। एन की वैल्यू क्या है इस केस में? 16। सिंप्लीफाई करो, आर से आर कट गया। क्या 1 इक्वल्स टू 2, सॉरी 0 इक्वल्स टू 2 होता है क्या? नहीं, ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। ये यहां से वैल्यू निकाल लेंगे, 2R, 2 को वहां भेजो 14, आर कितना आ गया? 7। सिंस आर इज 7, हमें क्या चाहिए? RC4, तो आर की वैल्यू है 7C4। शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूं, 7C4 मतलब 7 को 4 बार एक्सपेंड करो, 7 6 5 और 4, 4 बार एक्सपेंड हुआ। नीचे भी एक्सपेंड कर दो, 4 3 2 1, 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 टाइम्स 2 इज 6, 7 5 जा 35, इसका आंसर आ गया। क्लियर है? शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हो, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है 5 में बताओ? NPR 720, NCR, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। अब देखो यहां पर है NPR और NCR, दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं। इसका बट एक रिलेशन भी पढ़ा था हमने। क्या रिलेशन था? कि NCR जो है वो, उसमें अगर मैं R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलने लगेगा? NPR मिलने लगेगा। याद है ये चीज? समझ में आती है कैसे कि भाई R फैक्टोरियल इसमें एक्स्ट्रा होता है, वो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है ना? किसमें एक्स्ट्रा होता है? उल्टा लिखा है क्या मैंने? NCR इज, यहाँ R फैक्टोरियल टाइम्स NPR, है ना? ये है हमारे पास क्या? NCR का फॉर्मूला। अब आप चाहे तो ये यूज करो, नहीं समझ में आ रहा तो फॉर्मूला लगा दो। N फैक्टोरियल, NPR का फॉर्मूला क्या होता है? N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, एक स्टेप बढ़ जाएगी बस। 720 इसका फॉर्मूला लगा दो, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये जो R फैक्टोरियल बचा इसको यहाँ लेके आओ। R फैक्टोरियल इज व्हाट? 720। R की वैल्यू कैसे निकालोगे? पता करो ये किसका फैक्टोरियल होता है। 720 किसका फैक्टोरियल होता है? 6 का फैक्टोरियल। मैंने बोला था याद कर लो, है ना? पक्का 6 का फैक्टोरियल होता है। हाँ ठीक है, तो R फैक्टोरियल इज 6 फैक्टोरियल, मतलब R क्या आ गया? 6। बहुत इजी था ये तो। ठीक है, अब सिक्स्थ में कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं गेस, है ना? कर लेते हैं, फिर इकट्ठा नोट करना। सिक्स्थ में बोला गया है हाउ मेनी सिलेक्शंस ऑफ 4 बुक्स कैन बी मेड फ्रॉम 8 डिफरेंट बुक्स। एनसीआर किसको रिप्रेजेंट करता है? एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, और आर क्या है? एट अ टाइम आप कितने उसमें से सिलेक्ट कर रहे हो। तो अभी बोल रहे हैं कितनी बुक्स हैं टोटल? टोटल कितनी है? 8 बुक्स हैं। उसमें से एट अ टाइम आपको सिलेक्ट कितनी करनी है? 4 सिलेक्ट करनी है। 8 बुक्स हैं टोटल, मतलब एन कितना आ गया? 8। सिलेक्ट कितनी करनी है? 4 सिलेक्ट करनी है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एनसीआर। तो 8C4, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाऊं क्या? 8 7 6 5, 8 को 4 बार एक्सपैंड कर दिया, नीचे 4 को भी एक्सपेंड कर दिया, 4 3 2 और 1, तो 3 4 2 जा 8 आपका कैंसिल आउट हो गया, 3 2 जा ये हो गया, तो आंसर आ गया आपके पास 70। तो टोटल कितने वेज हैं उसको सेलेक्ट करने के? 70 वेज। स्टेटमेंट्स खुद बना लेना। एन क्या है लिखना? टोटल नंबर ऑफ बुक्स 8, देयरफॉर एन इज 8। एट अ टाइम नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ बुक्स इज 4, तो आर आ गया 4। देयरफॉर टोटल वेज, ये क्या निकाला हमने? टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग कितनी बुक्स? 4 बुक्स। ये बेसिक बेसिक स्टेटमेंट्स तुम लोग बना लोगे, डायरेक्टली डायरेक्टली लिखें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? पता चले तुम एग्जाम में ऐसे लिख के आ रहे हो तो आधे मार्क्स तो वैसे ही कट जाएंगे। सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी सिलेक्शंस ऑफ 9 स्टेम्स कैन बी मेड फ्रॉम 11 डिफरेंट स्टेम्स। बोल रहे हैं टोटल कितने स्टेम्स है आपके पास? 11 स्टेम्स है। एट अ टाइम आपको कितने सिलेक्ट करने हैं? 9 सिलेक्ट करने हैं उसमें से। तो आप फॉर्मूला लगाओगे 11C9। क्या मैं 11C9, 11 को 9 बार ओपन करूं क्या? नहीं, वो वाला शॉर्ट फॉर्म क्या? एनसीआर को आप NCN-R भी लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा? 11C हो जाएगा 11C2। बस अब 11 को 2 बार एक्सपैंड कर दो और नीचे 2 को भी एक्सपैंड कर दिया हमने, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास
55। क्लियर है? समझ में आ गया? ये तो बहुत इजी वर्ड प्रॉब्लम था, पहला पहला वर्ड प्रॉब्लम। सेवेंथ पे आता है। सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट कह रहा है अ बास्केटबॉल टीम हैज 13 मेंबर्स, हाउ मेनी लाइनअप्स ऑफ 9 प्लेयर्स आर पॉसिबल, द पोजीशन ऑफ ईच मेंबर इन द लैम्प इन द लाइनअप इज नॉट इंपॉर्टेंट। बोल रहे हैं आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं? 13। उसमें से आपको कितने प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है? 9 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है लाइनअप के लिए। अब बोल रहे हैं पोजीशन ऑफ द प्लेयर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उनको किसी भी फॉर्म में रखो। जैसे हमारे पास एबीसी है, मैं बोल रहा हूं इसमें से दो लोगों को उठाओ, तो उठाने का तरीका क्या हो गया? ए बी आ गया, बी सी आ गया और सी आ गया। इनका ऑर्डर मैटर नहीं करा, मैं ए बी बोला या बी ए बोला एक ही बात है, बी सी बोलो या सी ए बोलो एक ही बात है, सी बी बोलो, सी ए बोलो या ए सी बोलो एक ही बात है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता किसमें? सिलेक्शन में, कॉम्बिनेशन में। ऑर्डर मैटर करता है किसमें? परमुटेशन। परमुटेशन में, अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है, सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो आपको अगर लिख के दे दिया कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, मतलब आपको क्या करना है? सिर्फ सिलेक्शन करना है। तो एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे 13C9। क्या मैं 13 को 9 बार एक्सपेंड करूंगा क्या? नहीं। क्या करेंगे हम? 13C 13 - 9 कितना आ जाएगा? 13C 4। आप एक्सपेंड कर लो, 13 12 11 और 10। नीचे क्या आ जाएगा? 4 3 2 और 1। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 3 12 कैंसिल आउट हो गया। 2 से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5। कितना आंसर आ रहा है? 715। टोटल कितने वेज आ गए हमारे पास? 715 वेज आ गए। समझ में आ रहा है ना कहां पर कंपेयर करते चलना कि हम परमुटेशन में क्या करते थे, क्या लिखा होता था, अभी हम क्या चीजें कर रहे हैं सिलेक्शन में। सेकंड पार्ट, सेवेंथ का सेकंड पार्ट बोला गया है 12 persons meet in a room and each shakes hand with all other, find the number of handshakes। अब ध्यान से पढ़ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। बोल रहे हैं कितने नंबर ऑफ पर्सन है टोटल? 22। 12 है, 22 12। बोल रहे हैं 12 पर्सन हैं एक रूम में, है ना? अब उसमें से आपको हैंडशेक करना है। 12 लोग हैं, एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं। कितने तरीकों से हैंडशेक कर सकते हैं भाई? 12 तरीकों से। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कैसे? पहला इंसान गया, एक से किया, दूसरे से किया, तीसरे से, ऐसे 11 लोगों से हैंडशेक कर लिया। फिर दूसरे ने बाकी 11 से किया, तीसरे ने भी बाकी 11 से किया। हो क्या रहा है यहाँ पर वो समझो। ऑर्डर मैटर कर रहा है क्या कि पहले इसके पास गए फिर उसके पास, तो फिर वो दूसरा ऑर्डर चेंज हो जाएगा? ऑर्डर मैटर यहाँ पर नहीं कर रहा। मतलब सिर्फ आपको सिलेक्शन करना है किस चीज का? हैंडशेक करने का। तो अगर आपको किसी से हैंडशेक करना है तो आप क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे। क्या सिलेक्ट करोगे? 10 लोग, कि मेरे को हैंडशेक करना है तो इकट्ठा 10 लोगों से हैंडशेक करेंगे। एट अ टाइम आप कितने लोगों को सिलेक्ट करोगे? मतलब एक हैंडशेक कंप्लीट होने के लिए कितने लोग सिलेक्ट होने चाहिए? कम दो ही लोग सिलेक्ट होने चाहिए। दो से ज्यादा होगा तो ऐसे तो हैंडशेक करेंगे नहीं हम। हैंडशेक के लिए कितने लोग सिलेक्ट करने हैं? दो। तो आपको ध्यान ये देना है, इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है हो हैंडशेक कराए तो उसके लिए कितने लोग होने चाहिए? दो लोग होने चाहिए। तो आपको 12 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? दो लोगों को सिलेक्ट करना है फॉर ईच हैंडशेक। सो आर आपका क्या हो जाएगा? 2। तो आपको निकाल के देना है एनसी आर विच इज 12C2, जो कि क्या हो जाएगा? 12 इंटू 11 अपॉन विच इज 66। चेक करना एक बार आंसर इसका। सही है। तो टोटल 66 वेज है हैंडशेक करने के। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना सेवेंथ के सेकंड पार्ट को। एट्थ पे आते हैं। एट्थ का फर्स्ट पार्ट है इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 courses if 9 courses आर अवेलेबल एंड 2 courses आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। अभी नोट करना बंद करो, एट के फर्स्ट पार्ट को इंपॉर्टेंट लगाओ। एट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? बोल रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 courses if 9 courses आर अवेलेबल एंड 2 courses आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। बोल रहे हैं टोटल कितने कोर्सेस हैं? टोटल कोर्सेस कितने अवेलेबल हैं? 9 कोर्सेस अवेलेबल है ना?
उसको टू चूज कितने करने, कितने चूज करने हैं? 5। 5 इसमें से कंपलसरी कितने दिए हुए हैं? 2 दिए हुए हैं। ध्यान से समझना, क्या बोल रहे हैं, टोटल 9 कोर्सेस है, चूज टोटल कितने करने हैं? 5। उसमें से दो तो कंपलसरी है, तो उसके पास खुद से चूज करने के लिए कितने ऑप्शन है? 3 ही ऑप्शन है। मतलब इसके, इसमें से दो तो कंपलसरी है, बाकी के बचे हुए 7 में से उसको कितने चूज करने हैं? 2 चूज कर, 3 चूज करने हैं। फिर से समझो, टोटल कोर्सेज है 9, दो तो उसमें से कंपलसरी है ही है, तो आपके पास कितने ऑप्शन है, किसमें से कितने चूज करने हैं? 7 ऑप्शंस बचे, उसमें से कितने चूज करने हैं? 3 चूज करने हैं, क्योंकि दो तो आपको कंपलसरी दे ही दिए इसमें से, है ना? तो टोटल बेस ऑफ सिलेक्टिंग 5 कोर्सेस, कैसे सिलेक्ट कर रहे हो आप, ध्यान से समझना। अगर मैं इसको कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिखूं, मैं बोलूं ये 2 सब्जेक्ट्स भी चूज करने हैं एंड बाकी के बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स भी चूज करने हैं, तभी तो जाके 5 होंगे। तो पहले 2 सब्जेक्ट्स चूज करने के लिए मेरे पास बोल रहे हैं 2 कंपलसरी है, मतलब 2 ही ऑप्शन है और आपको 2 ही चूज करने हैं। यही हुआ ना मतलब, कि 2 में से 2 तो चूज करने ही है। एंड मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। 3 चूज करने हैं, किस में से चूज करने हैं? रिमेनिंग जो आपके पास 7 बचे हैं उसमें से आपको क्या चूज करना है? 3 चूज करने हैं। तो देखो 2+3 खुद ब खुद कितना हो चुका है? 5 हो चुका है, मतलब 5 कोर्सेस हमने सेलेक्ट कर लिए। और एनसीएन मैंने बताया, एनसीएन क्या होता है? 1। 7C3 को कैसे एक्सपैंड करेंगे? 7 6 5 और नीचे 3 2 1, 3 और 2 कैंसिल आउट हो गया, 6 आ गया, 7 5 से कितना आ गया? 35। तो 35 वेज हैं टोटल सेलेक्ट करने के, 5 सब्जेक्ट्स, 5 कोर्सेस सेलेक्ट करने के, दो तो कंपलसरी थे तो 2C2, बाकी के 7 में से इसने 3 सेलेक्ट किए। क्लियर है? ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 8th के सेकंड पार्ट में बोला गया है, हाउ मेनी डिफरेंट कमिटीज ईच कंसिस्टिंग ऑफ 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज कैन बी चूजन फ्रॉम 7 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। ध्यान से समझेंगे, क्या बोला गया है? टोटल गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स कितनी है टोटल? 7। और बॉयज कितने हैं टोटल? 5। और सिलेक्ट कितने करने हैं इसमें से? टू बी सिलेक्टेड, आपको सिलेक्ट करने गर्ल्स में से 2 गर्ल्स, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, 2 बॉयज। ध्यान देंगे, बोल रहे हैं कि टोटल गर्ल्स इतने हैं, टोटल बॉयज इतनी हैं, 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है एंड 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं। तो सीधी सीधी बात है, टोटल बेस हम कैसे लिखेंगे? टोटल बेस मुझे 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने हैं एंड 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं। तो 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने के कितने वेज होंगे? टोटल गर्ल्स कितनी है? 7। उसमें से मैं कितने सिलेक्ट कर रहा हूं? 3। एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। टोटल बॉयज कितने हैं? 5। उसमें से मैं कितने सिलेक्ट कर रहा हूं? 2। एक्सपैंड कर दो, आंसर आ जाएगा। 7 को एक्सपैंड करना है 3 टाइम्स, 7 6 और 5, और नीचे एक्सपैंड हो जाएगा 3 2 1। 5 को एक्सपैंड करना है 2 बार, 5 4, और नीचे एक्सपैंड हो जाएगा 2 1। सिंप्लीफाई करो, 3 2 6 कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा आपके पास कितना? 350, है ना? ठीक है, टोटल 350 वेज हो गए इसको सिलेक्ट करने के, 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, इससे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं, नोट करो भाई। चलो 9th क्वेश्चन पे आ जाओ। 9th क्वेश्चन में बोला गया है, अ बैग कंटेन्स 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected from the lot, assuming that the balls of the same color are distinguishable. अब बोल रहे हैं रिपीटेशन नहीं हो रहा है, सारे बॉल्स जो है वो अलग अलग हैं, है ना, सारे डिफरेंट हैं। तो बोल रहे हैं कितने ब्लैक हैं? ब्लैक कितने हैं? 9 5, और रेड 6 हैं। टू बी सिलेक्टेड कितने? ब्लैक हमें सिलेक्ट करने हैं 2 और रेड हमें सिलेक्ट करने हैं 3। तो टोटल वेज कितने आ जाएंगे भाई?
टोटल वेज कितने हुए? दो ब्लैक सेलेक्ट करने, तो 5C2, टोटल 5 है, उसमें से दो सेलेक्ट करने, एंड तीन रेड सेलेक्ट करने, तो टोटल है 6, उसमें से करने हैं सेलेक्ट 3। फॉर्मूला लगाओ, 5 को एक्सपैंड करेंगे दो बार, नीचे आ जाएगा 2 1। 6 को एक्सपैंड करेंगे 3 बार, 6 5 4, और नीचे आ जाएगा 3 2 1। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया 6, और ये कैंसिल आउट हो गया आपका 2। तो ये आ गया 5 4 20 और 200। तो टोटल वेज कितने हो गए हमारे पास? 200 वेज हो गए ऑफ सिलेक्टिंग। सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि bookshelf contains 7 different mathematics books and 5 different physics books. How many groups of 3 mathematics and 3 physics books can be selected? आपको select करना है ना? मैथमेटिक्स बुक्स कितनी है आपके पास? 7, और फिजिक्स बुक कितनी है? 5। 5 टू बी सिलेक्टेड कितने इसमें से? 3 मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है और हमको 3 फिजिक्स सेलेक्ट करना है। सेम क्वेश्चन है, तो टोटल वेज कितने आ जाएंगे? 7C3, क्योंकि 7 मैथमेटिक्स है उसमें से 3 सेलेक्ट करना है, एंड 5 फिजिक्स है उसमें से 3 सेलेक्ट करना है। फॉर्मूला पुट करो, 7 6 5, और नीचे क्या आ जाएगा? 3 2 1। ऊपर क्या है? 5 4 3, और नीचे क्या आ जाएगा? 3 2 1। तो आपके पास 3 2 6 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, एंड ये कैंसिल आउट हो गया 2 से। तो ये आंसर आ जाएगा 350। तो टोटल 350 वेज हैं इसको सिलेक्ट करने के। क्लियर है? बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन हैं इस बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 10। 10 के फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 रेड कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब मुझे बताओ कि यहां पर n क्या होगा? दो रेड कार्ड सेलेक्ट करना है, दो रेड कार्ड सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स। तो क्या मैं n52 रख दूं क्या? यहां गलती हो जाती है भाई, हमें दिखता है 52 कार्ड्स है उसमें से दो सेलेक्ट करने हैं, 52 रख दो n, और r रख दो 2। बोल रहे हैं रेड कार्ड चाहिए हमको, तो रेड में से ही तो रेड निकालोगे ना, रेड में से ही रेड चूज करेंगे। तो रेड कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? रेड कार्ड्स होते हैं 26, याद है ना? टोटल 4 पैक्स होते हैं, उसमें से दो रेड होते हैं और दो ब्लैक होते हैं। दो रेड कितने कितने के होते हैं? 13 13। रेड और डायमंड दोनों 13 13 कितने हो जाते हैं? 26। और आर कितने सेलेक्ट करने हैं हमको? दो कार्ड सेलेक्ट करने हैं। तो टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग रेड कार्ड्स इज 26C2। फॉर्मूला लगा लो, 26 into 25 upon 2 into 1, which is 13 into 25, which is 325। 325, yes। ठीक है, ये भी इजी था भाई। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 3 पिक्चर कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब टोटल यहां पर n 52 नहीं है, n क्या है हमारा? पिक्चर कार्ड्स। पिक्चर कार्ड्स कितने होते हैं भाई? किंग क्वीन जैक क्या होते हैं? पिक्चर कार्ड्स। तो चारों में तीन तीन होते हैं, इसका मतलब टोटल पिक्चर कार्ड्स कितने होते हैं? 12। और आपको कितने सिलेक्ट करने हैं अभी? 3 सिलेक्ट करने हैं, है ना? तो आपका फॉर्मूला टोटल बेस क्या आ जाएगा? 12C3, which is 12 11 10 over 3 2 1। तो ये आ जाएगा 220। सो 220 वेज हैं टोटल इसको सिलेक्ट करने के। क्लियर हुआ? नोट करो।